Welcome to Prahlad Goyal physics classes. So in the previous class we discussed about displacement, distance, velocity, speed, etc. So now in this class we start from acceleration. So what is acceleration? So the acceleration is a vector quantity and acceleration is defined as time rate of change of velocity and a equal to dv upon dt. So acceleration is slope of velocity time graph. So acceleration is slope of velocity time graph. अब एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है देखो. तो एवरेज एक्सेलरेशन होता है टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. तो एवरेज एक्सेलरेशन इज टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. जैसे मान लो कोई एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है. एट सम टाइम इट इज एट पॉइंट ए और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v है और फिर किसी टाइम पे पॉइंट b पे पहुंचा. यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो गई v प्लस डेल्टा v. तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी सपोज और इंक्रीज इन वेलोसिटी है डेल्टा v. तो फिर चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा डेल्टा v और मान लो a से b जाने में टाइम लगता है डेल्टा t. तो फिर एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. तो ये तो है भी एवरेज एक्सेलरेशन. लेकिन अगर हमने सपोज किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्सेलरेशन निकालनी हो, जैसे हमने पॉइंट ए पे एक्सेलरेशन निकालनी हो, तो फिर उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. So it is what is instantaneous acceleration? So it is acceleration at any instant of time. सपोज हमने पॉइंट ए पे एक्सेलरेशन निकालनी है कि पॉइंट ए पे क्या एक्सेलरेशन होगी. तो फिर उसके लिए हम एक काफ़ी छोटा इंटरवल लेंगे. जैसे मान लो ये पॉइंट ए, यहाँ पे वेलोसिटी v है और अगर सपोज पॉइंट बी काफ़ी क्लोज है पॉइंट ए के, तो फिर ए से बी जाने में जो वेलोसिटी में चेंज हुआ होगा वो भी काफ़ी कम हुआ होगा. तो मान लो पॉइंट बी पे आके वेलोसिटी हो जाती है v प्लस डी वी एंड डी वी इज सपोज वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी. जो डेल्टा वी होता है भी, जब ये डेल्टा आगे लग जाता है तो इसका मतलब है कि चेंज कितना भी बड़ा या छोटा हो सकता है. बट अगर आगे डी लगा हुआ है तो इसका मतलब है वेरी स्मॉल चेंज. और फिर ए से बी जाने में टाइम भी काफ़ी कम लगा होगा. तो मान लो ए से बी जाने में टाइम लगा डी टी. तो फिर ए से बी के बीच जो एवरेज एक्सेलरेशन होगी
वो हो जाएगी dv/dt। और इसको हम एक्सेलरेशन एट पॉइंट ए भी मान सकते हैं, क्योंकि बी काफ़ी क्लोज है पॉइंट ए के, तो फिर ए और बी के बीच में जो एवरेज एक्सेलरेशन है इसको हम एक्सेलरेशन एट पॉइंट ए भी मान सकते हैं। तो फिर ये हो जाएगी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है भी। सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट एनी पॉइंट is the time rate of change of velocity at that point। तो ये डिफरेंस होता है भी एवरेज एक्सेलरेशन में और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में। मतलब जो एवरेज एक्सेलरेशन है उसमें चेंज कितना भी बड़ा या छोटा हो सकता है, बट व्हेन वी हैव टू फाइंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट एनी पॉइंट देन वी हैव टू टेक a very small change around that point। इसके बाद अभी टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, जैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा? तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे, मतलब बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इफ एक्सेलरेशन remains constant both in magnitude and direction, तो फिर उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो और फिर एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब रहेगी बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन? देखो, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अगर सपोज इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल चेंज इन वेलोसिटी होगी तो फिर जो रेशियो है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी या डी वी अपॉन डी टी वो हमेशा सेम रहेगा। सो a particle is said to be moving with uniform acceleration if equal change in velocity takes place in equal intervals of time, however small these intervals may be। हाँ जी, so a particle is said to be moving with uniform acceleration if equal changes in velocity takes place in equal intervals of time, however small interval these may be। तो देखो, इसको समझने के लिए जैसे मान लो कोई पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। सपोज t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, और फिर सपोज t इक्वल टू 1 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी हो जाती है 10 मीटर पर सेकेंड, फिर t इक्वल टू 2 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी हो जाती है सपोज 15 मीटर पर सेकेंड, फिर t इक्वल टू 3 सेकेंड पे वेलोसिटी हो जाती है सपोज 20 मीटर पर सेकेंड। तो फिर आप देख रहे हो कि हर 1 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से बढ़ जाती है, यानी इक्वल चेंज हो रहा है वेलोसिटी में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो फिर यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगी। तो फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगी? जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल चेंज इन वेलोसिटी हो। मतलब चेंज इन वेलोसिटी तो यहाँ पे हो ही रहा है, चेंज इन वेलोसिटी होगा तभी एक्सेलरेशन होगी,
अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो फिर तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी। तो वेलोसिटी में चेंज तो होना ही होना है, बट कंडीशन ये है कि जो चेंज इन वेलोसिटी हो वो यूनिफॉर्म रेट से हो, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल चेंज हो रहा है वेलोसिटी में तो फिर उसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेकिन अगर ऐसा ना हो then it will become non-uniform acceleration. So a particle is said to be moving with non-uniform acceleration if unequal changes in velocity takes place in equal intervals of time or equal changes in velocity takes place in unequal intervals of time. तो जैसे ये एग्जांपल देखो भी, मान लो कोई पार्टिकल मूव कर रहा है अलोंग स्ट्रेट लाइन और किसी टाइम t इक्वल टू 0 पे उसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड और फिर आगे जाके टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड पे वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, यानी फर्स्ट 1 सेकेंड में चेंज हुआ 5 का, लेकिन अब t इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी होगी 14, तो फिर अगले 1 सेकेंड में चेंज हुआ 4 मीटर पर सेकेंड का, और फिर उससे अगले 1 सेकेंड में चेंज हुआ 3 मीटर पर सेकेंड का, यहाँ पे 17 होगी मान लो। तो फिर आप देख रहे हो कि भी जो यहाँ पे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो वेलोसिटी में चेंज है वो अनइक्वल चेंज हो रहा है वेलोसिटी में, तो फिर यहाँ पे एक्सेलरेशन चेंज होती जाएगी। तो हेयर एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, सो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसके बाद अभी डायरेक्शन हम कैसे देखते हैं एक्सेलरेशन की, हाउ टू सी द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो भी क्या डायरेक्शन, क्या एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है, या क्या एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, या क्या एक्सेलरेशन वेलोसिटी के साथ किसी एंगल पे भी हो सकता है भी। तो हाउ टू नो द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। देखो वैसे तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन होती है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वी नो दैट F इक्वल टू m, यानी एक्सेलरेशन इज फोर्स अपॉन मास। तो फिर जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होगी। सो डायरेक्शन ऑफ acceleration is same as direction of force। बट लेकिन अभी इस चैप्टर में हम फोर्स की बात तो करेंगे नहीं, तो फिर अगर हमने यहाँ पे निकालनी हो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो फिर वो हम कैसे निकालेंगे। तो फिर यहाँ पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन निकालने के लिए हम ये ले सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन is in the direction of increasing velocity, यानी वन डायमेंशनल मोशन के लिए हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग वेलोसिटी। तो इसको समझने के लिए कंसिडर दीज टू केसेस। मान लो कोई पार्टिकल इस तरफ जा रहा है टुवर्ड्स राइट, और मान लो किसी टाइम उसकी वेलोसिटी यहाँ पे है
5 मीटर पर सेकेंड, और फिर आगे जाके किसी टाइम पे इसकी वेलोसिटी बढ़ के हो जाती है सपोज 8 मीटर पर सेकेंड। तो here velocity is increasing towards right। तो अब यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो राइट डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, तो एक्सेलरेशन इज आल्सो टुवर्ड्स राइट। और सेकंड केस में मान लो अगेन कोई पार्टिकल जा रहा है इस तरफ, और किसी टाइम पे उसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, और आगे जाके किसी टाइम पे उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, सपोज 5 से 2 रह जाती है, यानी पार्टिकल धीरे धीरे रुक रहा है, और आगे जाके किसी टाइम पे इसकी वेलोसिटी हो जाती है 2 मीटर पर सेकेंड। Now velocity is decreasing in the direction of the velocity is decreasing towards right। तो फिर यहाँ पे एक्सेलरेशन अब हो जाएगी टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी velocity is increasing towards left but decreasing towards right। तो फिर यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो अब वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हो तो फिर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगी, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही हो तो फिर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। और अगर हम साइन कन्वेंशन को देखें कि राइट डायरेक्शन पॉजिटिव होती है और लेफ्ट नेगेटिव होती है, तो फिर इस केस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगी और इस केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगी। So this is about direction of acceleration। तो अभी acceleration velocity की direction में हो that is not necessary। तो acceleration velocity के opposite direction में भी हो सकती है। ठीक है जी। अच्छा, अभी इसके अलावा acceleration का एक फार्मूला और होता है, जैसे अभी हमने देखा कि acceleration is dv upon dt। अगर इसको dx से मल्टीप्लाई कर दो और dx से डिवाइड कर दो तो फिर dx अपॉन dt हो जाता है वेलोसिटी। तो फिर यहाँ से a आ जाएगा, तो dx अपॉन dt वेलोसिटी हो गया इंटू dv अपॉन dx। तो फिर एक्सेलरेशन इज ऑल्सो v इंटू dv अपॉन dx। तो हम ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं और ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो भी तो फाइनली अब तक हमने जो किया, तो हमने ये किया कि तो वेलोसिटी होती है dx बाई dt और एक्सेलरेशन होता है dv अपॉन dt, यानी वेलोसिटी इज स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, या फिर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी हो सकता है, एंड एक्सेलरेशन इज स्लोप ऑफ वेलोसिटी vt ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो सिंपल vt लिख लो, तो vt ग्राफ। अब जो पहली इक्वेशन है अभी, यहाँ से अगर हम सपोज dt को ऊपर ले जाएं
तो फिर यहाँ से dx आ जाएगा v इंटू डी टी एंड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स तो और इंटीग्रेशन की लिमिट मान लो t1 से t2। मान लो जब किसी टाइम t1 पे पोजीशन x1 थी पार्टिकल की और किसी टाइम t2 पे पोजीशन x2 हो जाती है, तो फिर dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा भी, और लिमिट्स पुट करोगे तो आएगा x2 माइनस x1 इक्वल टू इंटीग्रल v dt फ्रॉम t1 टू t2। और ये हो गया भी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो फिर ये डिस्प्लेसमेंट होता है। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इंटीग्रल v dt फ्रॉम t1 टू t2। और जो इंटीग्रल होता है अभी वो हमें एरिया देता है, और फिर ये जो इंटीग्रेशन है ये हो जाएगा एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मतलब जैसे मान लो कोई हमारे पास ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, मान लो कोई ग्राफ कुछ इस टाइप का कोई ग्राफ है, ये किसी टाइम ये कोई टाइम t1 है और ये कोई टाइम t2 है। तो t1 से t2 के बीच का जो एरिया होगा इसका, मतलब ये वाला एरिया, तो फिर ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट के इक्वल। सो फिर ये कंसेप्ट यहाँ से निकल के आता है कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है भी, तो भी वीटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन होती है, लेकिन वीटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट होता है। और वह सेम तरीके से जो सेकंड इक्वेशन है इसमें भी अगर dt को उधर ले आए हम, तो यहाँ से dv आ जाएगा a इंटू डी टी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो मान लो टाइम t1 पे वेलोसिटी v1 है, टाइम t2 पे वेलोसिटी v2 है, तो फिर यहाँ से आ जाएगा तो dv का इंटीग्रेशन v और फिर लिमिट्स डाल दोगे तो ये आ जाएगा v2 माइनस v1, और ये इंटीग्रल a dt फ्रॉम t1 टू t2। तो फिर ये हो गया भी चेंज इन वेलोसिटी एंड दिस इज एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। मतलब अगर ये कोई सपोज हमारे पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, मान लो किसी भी टाइप का ग्राफ है, ये किसी टाइम t1 पे वेलोसिटी v1 है और फिर किसी टाइम t2 पे वेलोसिटी v2 हो जाती है,
तो फिर जो चेंज इन वेलोसिटी होगा v2 माइनस v1, तो दैट विल बी इक्वल टू दिस एरिया। ठीक है, तो एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। इसके बाद अभी फॉर्मूले फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो अभी फॉर्मूले फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो भाई आपने ये फार्मूले पहले करे ही होंगे अपनी लोअर क्लासेस में। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो अभी फार्मूला का डेरिवेशन हम यहाँ पे करेंगे। तो देखो ये फार्मूले तभी एप्लीकेबल होते हैं when acceleration is constant और when acceleration is uniform, यानी एक्सेलरेशन हमेशा सेम रहे तो तभी हम ये फार्मूले लगा सकते हैं। तो when acceleration is constant, तो मान लो भी जैसे कोई एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं और किसी टाइम t इक्वल टू 0 पे इसकी वेलोसिटी u है, एक्सेलरेशन इसमें मान लो a है, और फिर आगे जाके किसी टाइम t पे इसकी वेलोसिटी v हो जाती है और डिस्प्लेसमेंट जो ट्रेवल करता है ये मान लो ये पॉइंट है a और ये पॉइंट है b, तो a से b का जो डिस्प्लेसमेंट है वो सपोज s। तो फिर ये फार्मूले देखो हम कैसे ड्राइव करेंगे। अब जैसे भी एवरेज एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो फिर एवरेज एक्सेलरेशन उसी एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाएगी। मतलब कि अगर ए से बी जाने में अगर थ्रू आउट एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म ही है, कांस्टेंट भी है, तो फिर एवरेज एक्सेलरेशन भी उसी एक्सेलरेशन के इक्वल होगी, तो फिर ए एवरेज ए हो जाएगा और चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और टाइम टेकन t। तो भी इसको सिंप्लीफाई करके इक्वेशन आ जाएगी v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद अभी सेकंड इक्वेशन कैसे निकालेंगे। देखो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है जैसे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ए से बी का डिस्प्लेसमेंट एस है और टाइम टी लगा, सो व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी, तो ये हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन एवरेज वेलोसिटी का एक फार्मूला और होता है भी, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। और अगेन ये फार्मूला कब लगता है, ये फार्मूला तभी लगता है व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ठीक है, तो अभी एवरेज वेलोसिटी इज आल्सो इक्वल टू u प्लस वी अपॉन 2। तो फिर यहां से s की वैल्यू आ जाएगी u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी,
और फिर ये v की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा u प्लस 80, तो यहाँ से s आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करके s आ जाएगा ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर. So this is derivation of second equation. और इसके बाद अभी थर्ड इक्वेशन, तो थर्ड इक्वेशन देखो यहाँ से आ जाएगी, अगर आप यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से निकाल के, यहाँ से t की वैल्यू आएगी v माइनस यू अपॉन ए, और फिर ये t की वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट कर देते हो तो क्या आएगा, तो फिर आएगा s इक्वल टू u प्लस वी अपॉन 2 और t की वैल्यू v माइनस यू अपॉन ए, और फिर ये 2a को ऊपर ले जाओ, ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो यहाँ से थर्ड इक्वेशन आ गई v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. सो दिस इज थर्ड इक्वेशन. तो अब ये डेरिवेशन हो गया तीनों इक्वेशंस का, और ये तीनों इक्वेशंस कब एप्लीकेबल होती हैं, व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. इसके बाद भी नेक्स्ट पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड. हाँ जी, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. तो मान लो कोई एक पार्टिकल जो है वही यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करता हुआ जा रहा है, t इक्वल टू 0 से अपनी मोशन स्टार्ट करता है, और शुरू में उसकी वेलोसिटी u है और एक्सेलरेशन सपोज इसमें a. सपोज t इक्वल टू 1 सेकेंड पे वो यहाँ पे पहुँचता है पॉइंट ए पे, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे यहाँ पे पहुँचता है पॉइंट बी पे, ये मान लो पॉइंट ओ, तो फिर ओ ए हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकेंड, ए बी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन सेकेंड सेकेंड, और ऐसे मान लो t इक्वल टू 3 सेकेंड पे ये पॉइंट सी पे पहुंचता है, तो फिर बी सी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकेंड. तो ऐसे करते करते मान लो ये t इक्वल टू n सेकेंड पे किसी पॉइंट f पे आ जाते हैं, और उससे 1 सेकेंड पहले यहाँ पे था मान लो t इक्वल टू n माइनस 1 सेकेंड पे वो किसी पॉइंट e पे था. तो फिर जो डिस्प्लेसमेंट EF है ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड. तो EF इज डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, और हमने इसकी वैल्यू निकालनी है भी. ठीक है भी, जैसे देखो ये BC क्या था, तो BC था डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकेंड, तो थर्ड सेकेंड का मतलब है 2 से 3 सेकेंड के बीच. ऐसे ही फोर्थ सेकेंड का मतलब क्या होगा, 3 से 4 सेकेंड के बीच. तो वैसे ही nth सेकेंड का मतलब क्या होगा, n माइनस 1 से n सेकेंड के
बीच। और मान लो ये डिस्प्लेसमेंट है डी एन के इक्वल, तो फिर हमने डी एन की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो देखो डी एन हम इस तरह से निकाल सकते हैं कि अगर हम स्टार्टिंग से पॉइंट एफ तक का डिस्प्लेसमेंट निकाल लें बाय अप्लाइंग द इक्वेशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर इसमें हम टी को एन पुट कर देंगे तो फिर ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा स्टार्टिंग से लेकर एफ तक का, और फिर स्टार्टिंग से लेकर ई तक का निकाल लें। अगर टी को एन माइनस वन पुट कर दें इसमें तो फिर वो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा स्टार्टिंग से लेकर ई तक का, और फिर दोनों को माइनस कर दें तो फिर हमारे पास डी एन की वैल्यू आ जाएगी। तो व्हाट इज ओ एफ? तो ओ एफ होगा डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन एन सेकेंड, और इसकी वैल्यू हो जाएगी, तो टी को यहाँ पे एन पुट कर दो, एंड व्हाट इज ओ ई? डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन एन माइनस वन सेकेंड, तो फिर अब यहाँ पे टी को एन माइनस वन पुट कर दो, और फिर डी एन कितना आ जाएगा? तो डी एन आ जाएगा ओ एफ माइनस ओ ई। तो भी आ जाएगा, ये वैल्यू पुट कर दो, इसको अब सिंप्लीफाई कर लो, ब्रैकेट ओपन कर दो, देखो यू एन कैंसिल हो जाएगा, ओपन दिस ब्रैकेट आल्सो, तो भी ये भी कैंसिल हो गया। तो फिर आ जाएगा भी u प्लस ए एन माइनस ए बाई टू, और अगर a बाई टू कॉमन निकाल लें तो आ जाएगा टू एन माइनस वन। So this is the displacement traveled in nth second। चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं अभी। इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन देखो पेज नंबर 55 पे। In which option the equations of motion will not be applicable? तो equations of motion यानी जो ये वाली इक्वेशन हमने ड्राइव करी, ये तीनों इक्वेशंस, तो which are applicable only for when acceleration is constant। तो बताना कि इन चारों ऑप्शंस में से किस ऑप्शन में हम ये इक्वेशन नहीं लगा सकते। तो फिर जिस ऑप्शन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगी तो फिर उस ऑप्शन में नहीं लगा सकेंगे। तो अगर हम बारी बारी सबकी एक्सेलरेशन चेक करें, जैसे जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 2t/3, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए इसको अगर फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आएगी, बिकॉज वेलोसिटी होती है ds/dt। तो 2t का डिफरेंशिएशन 2 आ जाएगा, 3 का 0 हो गया, और एक्सेलरेशन
फिर होता है dv अपॉन dt। अब वेलोसिटी यहाँ पे 2 कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 आ गई और 0 भी एक कांस्टेंट ही है, तो फिर फर्स्ट में हम इक्वेशन लगा सकते हैं, तो फिर ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऐसे ही ऑप्शन बी चेक करो। तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, ये आएगी 40। सेकेंड टाइम करोगे तो एक्सेलरेशन, और 40 का डिफरेंशिएशन 4, तो भी 4 एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो फिर इस केस में भी हम इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हैं। और फिर ऐसे थर्ड का चेक करें अगर, अब यहाँ पे t की पावर 3 आ गई, तो फिर यहाँ पे वेलोसिटी आएगी ds/dt, तो आएगी 6t², 3 का 0 हो जाएगा, और फिर एक्सेलरेशन dv/dt, तो आ जाएगा 12t। अब देखो भी यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो टाइम का फंक्शन आ गई, यानी अगर टाइम चेंज करेगा तो फिर एक्सेलरेशन भी चेंज करेगी। सो हेयर एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। तो फिर इस केस में हम इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा पाएंगे। यहाँ पे बेटर टू राइट इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इस तरह से लिखा होना चाहिए ये कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए इनमें से कौन सी इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, और फोर्थ में तो s कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा, फिर उसका डिफरेंशिएशन भी 0 आ जाएगा। ठीक है भी, तो फिर इसका आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद भी हमने 7 तक तो पहले कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। फ्रॉम ए पॉइंट ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 दी हुई है with constant acceleration 15. What will be its velocity after 2 सेकेंड, और टाइम दे रखा है 2 सेकेंड। तो अब इसमें जो फर्स्ट इक्वेशन है वो लग जाएगी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो u की वैल्यू 0, a की वैल्यू 15, तो फिर आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। फिर पूछा भी फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम, तो डिस्टेंस के लिए फिर आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो u 0 है, a की वैल्यू 15, तो एक 2 से 2 कट गया, तो 15 इंटू 2 ये आ जाएगा 30 मीटर। बाकी आप डिस्प्लेसमेंट थर्ड इक्वेशन से भी निकाल सकते हो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, क्योंकि v आपको यहाँ से पता लग गया फर्स्ट पार्ट से, और u 0 है। एक्सेलरेशन 2, सॉरी एक्सेलरेशन 15,
तो अब यहाँ से एस की वैल्यू आ जाएगी 30 मीटर। इसके बाद अभी क्वेश्चन नंबर 9। A car was moving at a rate of 20 मीटर पर सेकेंड। तो अभी इनिशियल वेलोसिटी ले लो कार की। Brakes are applied and it comes to rest after traveling a distance of 200 मीटर। तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई और डिस्प्लेसमेंट 200 मीटर। तो कैलकुलेट एक्सेलरेशन एंड टाइम टेकन टू स्टॉप द कार। तो अभी एक्सेलरेशन के लिए हम देखो, हमें u पता है, v पता है, s पता है, तो फिर ये थर्ड इक्वेशन हमको लगानी चाहिए टू फाइंड एक्सेलरेशन। तो अप्लाई दिस थर्ड इक्वेशन। पुट द वैल्यूज। तो हो जाएगा -400 इज इक्वल टू 400 इंटू ए। तो ए की वैल्यू आ जाएगी -1। तो -1 का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव साइन का मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू वेलोसिटी, यानी एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो ये मतलब होगा इसका। देखो, एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट है। ठीक है, क्योंकि तो पहले थोड़ी गलती होगी बोलने में। एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव है इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये वेलोसिटी के अपोजिट है, क्योंकि वेलोसिटी भी तो नेगेटिव हो सकती है। मान लो वेलोसिटी भी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, तो फिर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन नेगेटिव है तब हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू वेलोसिटी। मतलब साइन दोनों का अपोजिट होना चाहिए। या जैसे मान लो वेलोसिटी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो फिर हम यहाँ पे भी कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू वेलोसिटी। तो ए की वैल्यू -1 है। तो माइनस का मतलब हम यहाँ पे सिंपली इतना कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स लेफ्ट। अगर हमारी राइट डायरेक्शन पॉजिटिव है और लेफ्ट नेगेटिव है तो हम तो नेगेटिव साइन से अभी तो इतना कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स लेफ्ट। इसके बाद अभी टाइम टेकन टू स्टॉप द कार। अब एक्सेलरेशन पता लग गया तो फिर हम ये इक्वेशन लगा सकते हैं v = u + at। तो v 0 है, u 20, a -1 और t निकालना है। तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी 20 सेकेंड। इसके बाद अभी क्वेश्चन नंबर 10। Brakes are applied to a car running at 20 मीटर पर सेकेंड। तो मान लो भी कोई कार जा रही है 20 की स्पीड से, तो उसको u मान लेते हैं और हमने इसमें ब्रेक लगानी शुरू कर दी तो इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, तो फिर एक्सेलरेशन उल्टी तरफ हो जाएगी। आफ्टर कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर
its velocity is reduced to half। तो अभी 200 मीटर चलने के बाद मान लो ये पॉइंट है ए और ये बी, तो 200 मीटर चलने के बाद इसकी वेलोसिटी हाफ हो जाती है, यानी पहले 20 थी तो यहाँ पे आके 10 हो जाती है। एंड ब्रेक्स कंटिन्यू टू बी अप्लाइड, यानी ब्रेक्स हम लगाते रहते हैं इसमें, और फाइनली फिर वो सी पे जाके रेस्ट पे आ जाती है। तो पूछा कि हाउ मच फर्दर विल इट गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। तो हमने बताना है कि फिर बी से सी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यानी बी के बाद वो कितना और आगे जाएगी रुकने से पहले। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम बी टू सी, यानी एक्स की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो इसमें लिखा है ब्रेक्स कंटिन्यू टू बी अप्लाइड, यानी इसके बाद भी हम ब्रेक लगाते रहते हैं, तो इसके बाद भी इसमें एक्सेलरेशन पीछे की तरफ कंटिन्यू रहती है। तो भी अगर हम पहले पॉइंट ए से बी तक अगर थर्ड इक्वेशन लगा के पहले ए निकाल लें, ए कितना आएगा, तो अप्लाई थर्ड इक्वेशन फ्रॉम ए टू बी। तो ये आएगी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वी यहाँ पे 10 है, यू 20 और डिस्प्लेसमेंट 400 सॉरी 200। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी -3/4। तो नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन पीछे की तरफ होगी। And now apply the same equation from B to C। तो B से C की मोशन के लिए फाइनल वेलोसिटी 0 होगी और इनिशियल ये 10 हो जाएगी। तो अगेन अप्लाई द सेम इक्वेशन, तो क्या आएगा 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 2a और a की वैल्यू -3/4 और डिस्प्लेसमेंट x। तो अब यहाँ से सिंप्लीफाई करके x आ जाएगा 200/3 मीटर। तो अभी आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी टाइप का है कि a bullet when fired at a target has its velocity decreased to 50%। तो यहाँ पे भी वेलोसिटी 50% हो गई थी आफ्टर पेनिट्रेटिंग थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे 200 था बस। तो व्हाट इज द एडिशनल थिकनेस इट विल पेनिट्रेट बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो सेम तरीके से कर लोगे इसको भी, तो आपका आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसके बाद अभी क्वेश्चन नंबर 11। A car traveling at 20 meter per second takes a U-turn in 20 second। मतलब कोई कार ऐसे जा रही थी जिसकी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकंड, और 20 सेकंड के बाद हमने देखा कि कार घूम के पॉइंट बी पे आ गई है और इसकी वेलोसिटी पीछे की तरफ हो गई है। तो व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन। तो अभी एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम टेकन। तो v फाइनल यहाँ पे -20 है
तो यहाँ पे हम वेलोसिटी की वैल्यू साइन के साथ पुट करेंगे, तो जो इनिशियल वेलोसिटी है वो राइट की तरफ है, तो फिर ये पॉजिटिव है, और फाइनल वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ है, तो फिर ये नेगेटिव हो गई, जो कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और यहाँ पे जो प्लस माइनस साइन है वो बेसिकली डायरेक्शन को शो करती हैं, तो फिर हमें डायरेक्शन के साथ ही यानी प्लस माइनस के साथ ही उनकी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। तो V2 -20 और V1 20 और टाइम है 20 सेकेंड, तो फिर आंसर आएगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फिर एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगी -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 2 हो जाएगा। और नेगेटिव साइन का मतलब क्या हुआ, तो अगेन नेगेटिव साइन इंडिकेट्स डायरेक्शन, तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स that average acceleration is in backward direction यानी in left direction। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन नंबर 13। A motorist rushing at 44 मीटर पर सेकेंड, यानी कोई मोटरिस्ट है जिसकी स्पीड है 44, finds a child on the road 100 मीटर ahead, तो वो देखता है कि उसके सामने 100 मीटर की दूरी पे एक चाइल्ड है। He instantly applies the brakes and stops within 1 मीटर of child, यानी वो ब्रेक लगाता है और वो चाइल्ड से 1 मीटर पहले ही गाड़ी को रोक लेता है। तो फिर जो डिस्प्लेसमेंट उसने ट्रेवल किया तो वो हो जाएगा 100 - 1 यानी 99 मीटर। तो कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट, तो हमें U दिया हुआ है, S दिया हुआ है, और फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, बिकॉज फाइनली वो रुक जाता है, तो फाइनल वेलोसिटी 0। तो फिर अभी हम थर्ड इक्वेशन लगा के पहले यहाँ से A निकाल सकते हैं, तो अप्लाई थर्ड इक्वेशन, तो यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी -44 × 44, और फिर टाइम निकालना है, तो टाइम के लिए फिर इक्वेशन लगा दो V = U + 80, तो V फाइनल 0, U 44, एक्सेलरेशन -88/9, तो यहाँ से टाइम आ जाएगा 4.5 सेकेंड, तो भी आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखो भी, तो ये क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड के ऊपर। पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो इसमें U 0 हो गया,
and moving with uniform acceleration 0.3 meter per second square, describes in the last second of its motion 9/25 of the whole distance. तो मान लो पार्टिकल ने मोशन करी t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू n सेकेंड के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेशन a, और जो लास्ट का 1 सेकेंड है भी, अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट इसका मान लो s है, तो फिर s आ जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u 0 है तो हाफ ए टी स्क्वायर और t की वैल्यू n। तो इसमें लिखा है कि जो लास्ट सेकेंड ऑफ मोशन है उसमें वो 9/25 ऑफ द होल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। तो मान लो ये अगर इसका लास्ट सेकेंड है, n-1 से n के बीच का जो इंटरवल है ये लास्ट सेकेंड हो गया। इसमें जो डिस्टेंस ये ट्रेवल करता है तो दैट इज 9/25 ऑफ टोटल डिस्टेंस। तो फिर जो फार्मूला होता है भी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, इसका होता है u प्लस a/2 इंटू 2n-1। तो अगर ये फार्मूला हम अप्लाई करते हैं तो इसमें dn हो जाएगा 9/25 s, u 0 है तो a/2 इंटू 2n-1। तो ये क्वेश्चन नंबर 1, 2। अब इन दोनों को सॉल्व करके हम n की वैल्यू निकाल लें पहले। तो अगर 1/2 कर दें, इन दोनों को डिवाइड कर दें, तो s से s कैंसिल हो जाएगा, इधर a/2 से a/2 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर आएगा 25/9 इज इक्वल टू n² / 2n-1, और फिर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा। उससे फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसमें -50n को हमने लिख लिया -45n -5n, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 225 होगा। जैसे 9 और 25 का प्रोडक्ट क्या होगा, 225। तो ऐसे ही हमने 50 को ऐसे दो नंबर्स में डिवाइड करना है कि इनका प्रोडक्ट भी 225 हो, एंड दैट विल बी -45 एंड -5। और फिर इसके फैक्टराइजेशन कर दिया तो 9n कॉमन ले लिया तो आएगा n-5, यहाँ से -5 कॉमन लिया तो n-5, और फिर दोनों में से n-5 कॉमन आ गया तो 9n-5 इंटू n-5 इक्वल टू 0। तो फिर इसके दो पॉसिबल सोल्यूशन है कि या तो 9n-5 0 हो जाए या फिर n-5 0 हो जाए। तो अगर 9n-5 0 होता है तो n की वैल्यू आएगी 5/9, और अगर n-5 0 होता है तो n की वैल्यू आएगी 5 सेकेंड। बट दिस वैल्यू इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये n की वैल्यू 1 से कम है, तो जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू 1 सेकेंड से तो कम से कम बड़ी ही होनी चाहिए। अदरवाइज फिर जो लास्ट सेकेंड है इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। मतलब जो टोटल टाइम टेकन है वो 1 सेकेंड से तो बड़ा ही होना चाहिए, तभी इस लाइन का कोई मतलब होगा। अगर टोटल टाइम ही 1 सेकेंड से कम है तो फिर देयर इज नो मीनिंग ऑफ सेइंग लास्ट सेकेंड। तो फिर जो
एक्सेप्टेबल आंसर होगा वो ये हो जाएगा n इक्वल टू 5 सेकेंड। सो ये जो फर्स्ट पार्ट है, हाउ लॉन्ग हैज इट बीन इन मोशन, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 सेकेंड। फिर पूछा है व्हाट इज द होल डिस्टेंस, तो यानी s निकालना है, तो यहाँ पे s में पुट कर दो, तो s कितना आ जाएगा, हाफ a n स्क्वायर तो ये आ जाएगा अभी 3.75 मीटर। एक तो भी ये तरीका करने का इसका, एक आप इसको ऐसे भी कर सकते हो अगर ये फार्मूला हम ना लगाएं nth डिस्प्लेसमेंट वाला। देखो अगर ये डिस्प्लेसमेंट 9/25 ऐसे है तो फिर ये वाला डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भाई, तो ये हो जाएगा s माइनस 9s/25, तो आएगा 16s/25। तो इसका मतलब है कि उसने स्टार्टिंग से लेके n-1 सेकेंड तक 16s/25 डिस्टेंस से ट्रेवल किया। तो फिर अगर हम ये इक्वेशन लगा दें, सेकेंड इक्वेशन स्टार्टिंग से n-1 तक, तो फिर देखो इक्वेशन ये आ जाएगी, तो डिस्प्लेसमेंट है 16s/25, u 0 है, हाफ a और टाइम लगा n-1। तो फिर अगर आप इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व कर लो तो यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। तो जैसे अगर 3/1 कर दें अगर हम, तो s से s कैंसिल, हाफ a से हाफ a कैंसिल, तो फिर आएगा 16/25 इक्वल टू n-1 का स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, taking root on both sides, तो आएगा 4/5 इक्वल टू n-1/n, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 5, तो सीधा आंसर आ गया आपका ये वाला, तो n इक्वल टू 5, और फिर n की वैल्यू 5 अगेन यहाँ पुट करके आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो अभी इस क्लास में अभी इतना ही करते हैं हम, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस आई विल सॉल्व इन द नेक्स्ट क्लास, and theory of this part is completed. So now you can try yourself up to question number 40 on page 57. तो आप यहाँ तक ये ट्राई कर सकते हो। चलो ओके, थैंक यू।